नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अगला भाग पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। 7वीं से 11वीं सदी तक हिंदी या उसकी उपभाषाओं में रचित ऐसी अनेक कृतियाँ मिली हैं जो हिंदी साहित्य की कृतियाँ कहला सकती हैं, उनकी पुस्तकें कहला सकती हैं, किंतु उन पर अपभ्रंश का प्रभाव है, उनका व्यापक प्रभाव है। 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। माने 11वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश से ये मुक्त हो चुकी थी। अतः 11वीं सदी से 14वीं सदी तक का काल हिंदी साहित्य का प्रथम काल कहा जा सकता है। पहला काल कौन सा माना है इन्होंने? 14वीं शताब्दी तक का काल हिंदी साहित्य का पहला काल, प्रथम काल कहा जा सकता है। इस समय सामंत राजशाही शासन व्यवस्था, धार्मिक, दो परस्पर विरोधी उपधाराओं में बंटकर प्रवाहित हुई। एक तो सामंती धारा में और एक धार्मिक प्रवृत्ति में। दूसरा विभाजन की विशेषता जब हम लेंगे तो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरे में 14वीं शताब्दी के मध्य से हिंदी साहित्य का दूसरा युग का शुभारंभ होता दिखाई देता है। कुछ विद्वान 14वीं शताब्दी में मध्य से 19वीं शताब्दी तक एक ही कालखंड मानते हैं। 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का केवल एक ही कालखंड मानते हैं, तथा कुछ अन्य विद्वान 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक तथा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक दो कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन करते हैं। तो पहले वाला मत ये हो गया, दूसरा मत ये हो गया। पहले वाले में तो 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी थी और दूसरा मत क्या कह रहा है? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी और फिर 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। दूसरे मत में ये दो युग हैं। हम दूसरे मत को ही स्वीकार करते हैं जिसके अनुसार 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक और भक्ति इसकी प्रवृत्ति बनी रही, और दूसरी जो थी वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। इसमें रीति काल जिसको लिया जाता है वो प्रभावी रहा, कला प्रभावित रही। आइए अगला हिंदी साहित्य का विभाजन देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में भारत में 1857 के मध्य भारत में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। मानी 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। इसके साथ ही मध्य युग की समाप्ति हो गई थी और राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति का शंखनाद हो चुका था और भारतीय जीवन में नई चेतना का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त भारत के संगठित राज्य और राष्ट्रीयता पर आधारित राजनीतिक चेतना का स्फुरण हुआ। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति भारतीय मानस में आधुनिकता का संचार किया, भारतीय जनमानस में आधुनिकता का संचार किया और हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का सूत्रपात यहीं से होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रचलित प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य में प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? उन पद्धतियों हिंदी साहित्य के इतिहास करते हैं। प्रचलित प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम पद्धति लेते हैं वर्णक्रम पद्धति। तो वर्णमाला पद्धति भी इसको कहा जाता है। वर्णक्रम पद्धति का दूसरा नाम वर्णमाला पद्धति भी है। इसमें क्या है? कवि लेखकों का वर्णन उनके नाम के कालक्रम या वर्णक्रम, कालक्रम नहीं वर्णक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसा उनके नाम के सामने पहला वर्ण आ रहा है
तो उनके अनुरूप किया जाता है। इसमें कबीरदास एवं केशवदास एक साथ ही आएंगे, जबकि आप जानते हैं कबीरदास भक्ति काल के, केशवदास भक्ति काल से भी पहले आदिकाल, उनके बीच के संधि काल के कवि भी कहे जाते हैं। मानी पहला क आया तो इसमें भी क, तो इस आधार पर ये दोनों एक साथ ही आएंगे। तो इस्तिवार द लाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली पुस्तक है, द गारसा दतासी के द्वारा लिखी हुई। पुनः एक बार देखेंगे कि इस्तिवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसा दतासी के द्वारा लिखी, वो इसी वर्ण क्रम पद्धति पर वर्णित है, लिखित है। और दूसरी पुस्तक है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज, ये दूसरे जो वर्ण क्रम पद्धति पर आधारित है। आइए आगे अगला इसका रूप देखते हैं। अगला हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रचलित और कौन सी पद्धति है, तो अगली पद्धति प्रचलित पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति, माने काल के अनुसार। इसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार किया जाता है। कालानुक्रमी पद्धति में केवल रचनाकारों का जीवन परिचय, केवल उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का ही उल्लेख मात्र करती है। युग की परिस्थितियां एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं करती, इसलिए ये भी बहुत अधिक प्रचलन में नहीं रही। और इस आधार पर माने कालानुक्रमी पद्धति पर रचित हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित, ये दोनों कालानुक्रमी पद्धति पर आधारित है। आप जानते होंगे मिश्र बंधु विनोद में ये तीन आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ही विद्वानों का समूह है, मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगली पद्धति पर चर्चा करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति है ये, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त, माने किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के पूर्ण रूप से निष्पक्ष तटस्थ रह करके तथ्यों का संकलन कर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से करना वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और इस वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पुस्तक है वह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा हुआ है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अगली पद्धति है, चौथी पद्धति है, वह है विधेयवादी पद्धति, और इस पद्धति के जनक माने जाते हैं टेन। इस पद्धति के जनक टेन महोदय माने जाते हैं। और इस पद्धति में वातावरण, जाति, तात्कालिक कारण के आधार पर साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी प्रवृत्ति पर आता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक विधेयवादी प्रवृत्ति के जनक कौन माने जाते हैं, तो टेन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी पद्धति पर लिखा, तो वो है विधेयवादी प्रवृत्ति। आइए आगे देखते हैं इसमें कि इतिहास लेखन पद्धति ही साहित्य के इतिहास को समग्र रूप से समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें या उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन मानी उस युग की वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण विधेयवादी पद्धति में ही होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलन में है। विधेयवादी पद्धति में साहित्य का न केवल वर्णन किया जाता है बल्कि काव्य शास्त्रीय एवं सामाजिक मूल्यांकन भी किया जाता है। ये तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पुनः एक बार देखेंगे कि विधेयवादी पद्धति में साहित्य का न केवल वर्णन किया जाता है बल्कि काव्य शास्त्रीय एवं सामाजिक मूल्यांकन भी किया जाता है। अगली पद्धति है समग्रतावादी पद्धति या दृष्टिकोण। समग्रतावादी पद्धति या दृष्टिकोण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बना करके लिखा, किंतु इतिहास शब्द की जगह पर विकास शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि कोई भी नई साहित्यिक स्थितियों का ही अगला चरण है, माने जो पहले इतिहास था उससे आगे का चरण समग्रतावादी पद्धति में आता है। और उस इतिहास शब्द की जगह यहाँ क्या लिया, विकास है। अतः शुक्ल जी और द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में समन्वय का सुंदर प्रयास किया है। इन दोनों के ही चीज़ों को
राम स्वरूप द्विवेदी जी ने, चतुर्वेदी जी ने मिलाया है। तो किन किन का मिलाया है? एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का सुंदर मिलाने का, समन्वय का सुंदर प्रयास किया। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो लिखी है पुस्तक समग्रतावादी पद्धति पर, उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अंतिम पद्धति है वो हम इसको ले सकते हैं, और भी बहुत सारी पद्धतियाँ होंगी, लेकिन मोटे तौर पर हम लें तो ये पद्धतियाँ हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन इस दृष्टि से होता है कि वह अपनी परंपरा से किस प्रकार प्रभावित हुआ, जो परंपरा पर लिख रहा है वो उस परंपरा पर किस प्रकार से प्रभावित हुआ। और परंपरावादी दृष्टिकोण पर लिखित पुस्तकों में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और ये दोनों पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हैं। आशा करता हूँ कि आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रचलित प्रमुख पद्धतियों का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।